गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से जान लिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से जाना। और ये भी हम लोगों ने देखा कि इन्नेट इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज आइए बच्चों, हम वीडियो के इस सेगमेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो एक्टिवेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये कम्बैट के लिए तैयार होते हैं, किस प्रकार से अपने सोल्जर्स को तैयार करते हैं, किस प्रकार से इनके पास सूचना पहुंचता है और सूचनाओं को किस प्रकार से ये रिकॉग्नाइज करते हैं। इन सब के विषय में हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय ज़ाया न करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या है कुछ खास। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है बच्चों, जैसा कि हम लोग एक बार फिर से जान लें कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है बच्चों, इसके दो भाग हो जाते हैं। एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको हम कहते हैं CMI, और दूसरा होता है AMI। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है अपना फोर्स तैयार करना, अर्थात स्पेशल सेल को तैयार करना, सच एज द टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी सप्रेसर सेल। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन कौन परफॉर्म करता है। तो इसमें जो बेसिकली आता है वो लिम्फोसाइट्स आते हैं, और इसमें दोनों लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज द बी लिम्फोसाइट्स। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक बच्चों, तो आइए हम इसी वीडियो सेगमेंट्स में इन सब के विषय में जानेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या काम करेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या काम करेंगे, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपना कौन सा काम परफॉर्म करते हैं। आज आइए इसी वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि सेल इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो बेसिकली बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम दो सेल्स देख रहे हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स अर्थात लिम्फोसाइटिक सेल, और दूसरा होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक बच्चों, दो प्रकार के, अर्थात पहले बेसिकली दो भागों हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, अर्थात एंटीजन को अपने शरीर के सरफेस पे लगाएगा और ले जाकर किसी दूसरे सेल को क्या करेगा, प्रेजेंट कराएगा, एक्सपोज कराएगा, दिखाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट हैं, अर्थात ये जो सेल इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अगर बात हम लिम्फोसाइट्स की करें तो लिम्फोसाइट्स को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम। इसको हम इम्यून सिस्टम का मास्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जो लिम्फोसाइट्स होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम का मास्टर कहलाता है। जिस प्रकार से हम लोग इंडोक्राइन में पढ़े हैं कि जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा कहते हैं, अर्थात इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा का मास्टर कहते हैं उसको हम, या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लीडर ऑफ इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा या मास्टर ग्लैंड कौन कहलाता है, इंडोक्राइन में पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो इम्यून सिस्टम का मास्टर कौन कहलाता है, लिम्फोसाइट्स कहलाता है। और इसका अगर हम नंबर देखें बच्चों, संख्या कितना होता है, तो नियर बाई दैट इज द ट्रिलियंस इन नंबर्स, ये लगभग नियरली ट्रिलियंस की संख्या में देखने को मिलता है ना बच्चों, कितना मिलता है, अर्थात 10⁻12, अर्थात ट्रिलियंस की संख्या में ये हमको देखने को मिलता है। लिम्फोसाइट्स के कितने भाग होते हैं, लिम्फोसाइट्स के फर्दर कितने भाग हो जाते हैं, 3, अर्थात हम सेल पढ़ रहे हैं तो लिम्फोसाइटिक सेल के 3 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइटिक सेल, या जिसको हम टी सेल्स कहते हैं, या थाइमोसाइट्स कहते हैं, और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स, या जिसको हम बी सेल्स कहते हैं, और तीसरा होता है नेचुरल किलर सेल। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स होता है इसके 3 भाग हो जाते हैं। अगर हम यहाँ परसेंटेज की बात देखें कि हमारे टोटल लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स का कितना भाग होता है, तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स होता है बच्चों, टी सेल्स होता है, वो टोटल हमारे लिम्फोसाइट्स का लगभग 75 to 80% होता है, 75 से 80% भाग यही होता है, अर्थात ह्यूज अमाउंट में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। दूसरा जो होता है बच्चों बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो होता है, वो टोटल लिम्फोसाइट्स का लगभग 10 to 15% देखने को मिलता है। अब वहीं अगर हम नेचुरल किलर सेल की बात करें तो ये कितना होता है, टोटल लिम्फोसाइट्स का लगभग 5 से 15% होता है। अगर इनका हम फंक्शन देखें, इनका और भी कार्य देखें तो बच्चों ये क्या होते हैं, अर्थात इनमें जो होता है प्रोडक्शन इन बोन मैरो बट मैचुरेशन इन थाइमस। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, इनका जो जन्म होता है, जो ओरिजिन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में ये पैदा होते हैं, और फिर वहाँ से क्या करते हैं, ये माइग्रेट करके ये कहाँ चले जाते हैं, थाइमस ग्लैंड में।
तो कुल मिला के इनका ओरिजिन, इनका जो जन्म होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन इनका लालन पालन जो होता है, पोषण जो होता है बच्चों, वो थाइमस ग्लैंड में होता है। तो थाइमस ग्लैंड में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पाया जाता है जिसका नाम थाइमोसिन होता है। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ द टी सेल। तो टी सेल के मैच्यूरेशन में थाइमोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कहीं कॉपी में कि बोन मैरो का जो टी सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो मैच्यूरेशंस की प्रक्रिया होती है वो थाइमस ग्लैंड में होता है विद द हेल्प ऑफ द थाइमोसिन हार्मोन्स। अगर वहीं हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स जो होता है बच्चों, इसका प्रोडक्शन एज वेल एज द मैच्यूरेशन बोथ अकर्स इन बोन मैरो। इनमें प्रोडक्शन अर्थात ये बोन मैरो में ही रह जाता है, बोन मैरो में ये जन्म लेता है और बोन मैरो में ही ये क्या होता है, पलता बढ़ता है, अर्थात वहीं ये मेच्योर करता है। अर्थात इसका मेच्योरेशन एज वेल एज द फॉर्मेशन दोनों कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, बोन मैरो। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि बी सेल्स का फॉर्मेशन और मेच्योरेशन दोनों कहाँ होता है, बोन मैरो में, जबकि टी सेल का प्रोडक्शन तो होता है बोन मैरो में, लेकिन मेच्योरेशन उसका थाइमस ग्लैंड में होता है। अब वहीं अगर हम नेचुरल किलर सेल की बात करें, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, हमारा सेल कहलाता है, तो नेचुरल किलर सेल क्या होता है बच्चों, इट इज़ द लार्ज ग्रैनुलर पार्ट। ये सबसे बड़ा ग्रैनुलर पार्ट होता है। इसका जो रोल होता है बच्चों, ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी में न होकर इसका रोल जो कहाँ होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। क्या रोल करता है, रोल इसका ये है कि किल वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। अर्थात जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे कोशिका होते हैं जो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं, उनको ये किल करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ट्यूमर सेल होते हैं, जो हमारे म्यूटेंट सेल बन जाते हैं, जो हमारे अंदर कैंसरस सेल बनते हैं, अर्थात कैंसर काज करने वाले, ट्यूमर काज करने वाले जो सेल्स होते हैं, उनको भी ये किल करने का काम करते हैं। इसीलिए इनका नाम है नेचुरल किलर सेल। अर्थात ये किल करने का काम करेंगे। किसको किल करेंगे, हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल को और ट्यूमर सेल को किल करने का काम करते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि हमारा जो टी सेल्स होता है, टी सेल क्या काम करता है, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चों, क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक मिनट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। अर्थात सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रूप में टी लिम्फोसाइट्स काम करेंगे। अर्थात टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है अपना स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करना, इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी मेमोरी सेल और टी सप्रेसर सेल। तो ये 4 प्रकार की ये फोर्स तैयार करने का काम कौन करते हैं बच्चों, टी लिम्फोसाइट्स। इसलिए ये जो जिस स्ट्रेटजिक साथ तैयार करते हैं उसका नाम होता है CMI, अर्थात सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अर्थात ये अपना एक स्पेशल फोर्स तैयार करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, CMI। दूसरा, अगर हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी सेल्स का बात करें, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अर्थात ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं या AMI कहते हैं। इसका एक और नाम होता है बस, जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं, अर्थात ब्लड में पाए जाते हैं, लिम्फ में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो AMI होता है वो क्या करेगा, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करेगा, और प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन, किसी भी फॉरेन पैथोजन को क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, और फिर मारने का काम कौन करते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं वो किल करने का काम करते हैं। और जो हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं, जो हमारे फाइगोसाइटिक सेल होते हैं, वो भक्षण करने का काम करते हैं, इंगल्फ करने का काम करते हैं। सबका अपना डिफरेंट रोल है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से ये सेल जो होते हैं, जो हमारे लिम्फोसाइटिक सेल होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल। सबका अपना अपना रोल हमने बता दिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी बात नहीं किया कि इसके विषय में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के विषय में। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, ये एक प्रकार का खुफिया विभाग होता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है। ये खबरी लाल होते हैं जो सूचनाओं को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को। एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए कहाँ ले जाएंगे, अर्थात हमारे टी सेल्स के पास ले जाएंगे। जो टी हेल्पर सेल होता है, टी हेल्पर सेल के पास ये ले जाते हैं और एंटीजन को प्रेजेंट कराएंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट कराएंगे। इसीलिए इनका काम है, ये क्या करते हैं, एंटीजन को प्रोसेस करते हैं। एंटीजन को क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको इंगल्फ कर डालते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसके एंटीजन को निकाल कर कहाँ ले जाके पहुँचाएंगे, अर्थात वो हमारे लिम्फोसाइट्स के पास ले जाएंगे। किसके पास ले जाएंगे, लिम्फोसाइट्स के पास। और कौन सा लिम्फोसाइट्स बच्चों, ये देखिए,
टी सेल्स के पास ले जाकर पहुंचाते हैं। तो यहाँ टी सेल्स का जो स्पेशल एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है टी हेल्पर सेल, वह उसके पास ये सूचनाओं को ले जाकर पहुंचा देते हैं। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, होते कौन कौन है, कौन कौन किसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन होते हैं बच्चों? जो एंटीजन को प्रेजेंट कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए हमारे लिम्फोसाइटिक सेल के पास ले जाते हैं। वो कौन है? मैक्रोफेजेस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका बहुत बड़ा सम्मुख होता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीजन, बहुत सारे पैथोजन उसके शरीर के अंदर क्या होते हैं, समाहित हो सकते हैं। तो मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल एज वेल एज द बी सेल्स। यहाँ एक बी सेल्स भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? बी सेल्स। तो बी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस, ये सब तीनों क्या होते हैं बच्चों? ये तीनों जो होते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाते हैं। ठीक बच्चों। तो दो प्रकार के सेल कौन होते हैं बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो सेल्स हैं, लिम्फोसाइटिक सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आइए हम देखते हैं कि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMI, या जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक बच्चों। तो इनके विषय में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? बी सेल्स का अध्ययन करेंगे, या जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं या थाइमोसाइट्स कहते हैं। ठीक, सॉरी, टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं या टी सेल्स या थाइमोसाइट्स कहते हैं। तो पहला है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंतर्गत किसको हम पढ़ेंगे? टी सेल्स को पढ़ेंगे, या टी लिम्फोसाइट्स को पढ़ेंगे, या टी थाइमोसाइट्स को पढ़ेंगे। और वहीं अगर हम एंटीबॉडी मीडिएटिंग इम्यूनिटी की बात करें तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? बी सेल्स को पढ़ेंगे या बी लिम्फोसाइट्स को पढ़ेंगे, जो क्या करेंगे? प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करते हैं। और प्लाज्मा सेल बहुत सारे एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं जो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक बच्चों। तो इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ये एक मैच्योर बी सेल्स है। क्या बच्चों? एक मैच्योर बी लिम्फोसाइटिक सेल है, और ये डिफरेंशिएट होकर क्या करता है? प्लाज्मा सेल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड बहुत सारे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाई शेप के एंटीबॉडी होते हैं बच्चों, जो क्या होते हैं? एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं एंटीजन के प्रति। तो ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड जितने ज़्यादा एंटीजन होते हैं उनके लिए अलग अलग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? हमारा प्लाज्मा सेल करता है। और ये प्लाज्मा सेल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन के बाद तैयार होते हैं। आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो भाग हैं, अर्थात एक लिम्फोसाइट्स है, दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। और वहाँ अगर हम देखें तो लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट्स हैं बच्चों, लिम्फोसाइट्स का जो सबसे पहला पार्ट है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का क्या काम है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है? टी सेल्स को फॉर्मेट करता है। किसको बनाता है? तो फॉर्मेशन ऑफ टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को बनाना किसका काम होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है। तो हम पहले देखते हैं कि ये क्या करता है। एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्पेशल फोर्स तैयार करता है। कौन? बी सेल, सॉरी, टी मेडिएटेड सेल। और उसको हम क्या कहते हैं? ये दो प्रकार के सेल बन जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के सेल बन जाते हैं। एक होता है इफेक्टर टी सेल और दूसरा होता है रेगुलेटर टी सेल। जो टी सेल होता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसके अंतर्गत हम दो प्रकार के सेल को पढ़ेंगे, टी इफेक्टर सेल और दूसरा रेगुलेटरी टी सेल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टर टी सेल के अंतर्गत क्या होते हैं। इफेक्टर टी सेल के अंतर्गत हम दो सेल को पढ़ेंगे। एक होता है टीसी सेल, जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, और दूसरा होता है मेमोरी टी सेल। क्या होता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल और मेमोरी टी सेल, ये दोनों इफेक्टर टी सेल कहलाते हैं। अगर वहीं हम रेगुलेटर टी सेल की बात करेंगे तो ये क्या होता है? एक स्पेशल कमांडर होता है। क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है कि युद्ध पर, कॉम्बैट पर कमांड करना, कि जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जो हमारे सैनिक युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? कमांड करना। एक कमांडर बनाए जाते हैं। तो कमांडर के रूप में हमारे रेगुलेटर सेल होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? टी हेल्पर सेल होता है और सप्रेसर टी सेल होता है। टी हेल्पर सेल और सप्रेसर टी सेल, ये दोनों रेगुलेटर टी सेल कहलाते हैं, जो कमांड करने का काम करते हैं। और इफेक्टर टी सेल के रूप में साइटोटॉक्सिक टी सेल और मेमोरी सेल होते हैं। आइए इनका सबका अलग अलग काम देखते हैं हम। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है बच्चों, ये क्या करता है? किल इन्फेक्टेड सेल, अर्थात हमारे शरीर के जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको किल करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे म्यूटेंट सेल भी हो जाते हैं,
कुछ ऐसे कैंसरस सेल जनरेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर सेल जनरेट हो जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर कॉज करने वाले होते हैं। तो इनको भी खाने का काम कौन करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल काम करता है। तो जितने भी एंटीजन, जितने भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर इन्वाइडर के रूप में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, उनको भी मारने का काम करेंगे। इन्फेक्टेड हमारे सेल को भी खाने का काम करते हैं, मारने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे म्यूटेंट ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको भी ये मारने का काम करते हैं। अगर वहीं हम मेमोरी टी सेल की बात करें तो मेमोरी टी सेल का क्या काम होता है? इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अर्थात जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हो जाने के बाद वो क्या करते हैं कि उसका एक फिगर स्केच करके अपनी मेमोरी में फिट कर लेते हैं, और फिर फर्दर कभी अगर वो हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बिना कोई गलती किए वो क्या करते हैं? उनको पहचान जाते, रिकॉग्नाइज कर डालते हैं और फिर उसको तुरंत सेकेंडरी रिस्पांस के तहत मार के गिरा देते हैं। ठीक बच्चों, तो ये और क्या करते हैं? कन्वर्ट्स टू टीसी ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। अर्थात जब कभी यही पैथोजन जिसको ये मारे हैं, वही पैथोजन अगर हमारे शरीर के अंदर दोबारा इनकाउंटर करता है तो वो क्या करते हैं? टीसी सेल अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं और फिर इनको तुरंत मार डालते हैं बिना कोई गलती किए। अगर अगला हम बात करें, अब हम कमांडर सेल की बात करें, अर्थात जो हमारा रेगुलेटर टी सेल है उसका जो पहला पार्ट है जिसको हम हेल्पर टी सेल कह रहे हैं, इसका क्या काम है? तो इट एक्टिवेट्स टी सी एंड बी सेल्स टू एक्ट अगेंस्ट एंटीजन और पैथोजन। ये एक्टिवेट करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी सेल को किसके अगेंस्ट काम करने के लिए? एक्ट अगेंस्ट द एंटीजन और पैथोजन। कोई भी एंटीजन या पैथोजन हमारे शरीर के अंदर अगर वो पहुंच चुका है, इनकॉर्पोरेट कर चुका है, तो उसके अगेंस्ट हमारा जो फोर्स तैयार कर रहा है हमारा हेल्पर सेल, वो किसको तैयार करेगा? टीसी सेल को और बी सेल। टीसी सेल का काम होता है किल करना और बीसी सेल क्या करेगा? प्लाज्मा सेल के द्वारा जो एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी का काम होता है उनको पकड़ना। तो पकड़ने, एग्लूटिनेशन का काम जो करता है वो कौन करता है? एंटीबॉडी करता है, जबकि किल करने का काम जो काम करता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल करता है। और ये किसके इशारे पे काम करेंगे? हेल्पर टी सेल। अर्थात हेल्पर टी सेल जाकर उनको जगाएगा कि ज़रूरत पड़ गया है, एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, अब आप लोग उठिए और युद्ध करिए। तो कॉम्बैट के लिए, बैटल के लिए जो ललकारने का काम करता है, जो स्टिमुलेटर के रूप में काम करता है, स्टिमुलेंट्स के रूप में काम करेगा, वो टी हेल्पर सेल काम करेगा। और किसको एक्साइट करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी सेल को, किसी एंटीजन या पैथोजन के अगेंस्ट बैटल करने के लिए, उनसे कॉम्बैट करने के लिए। अगला हम देखें, अगर सप्रेसर टी सेल का क्या काम होता है? सप्रेसर टी सेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इट इनहिबिट्स टीसी एंड बी सेल्स आफ्टर इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड। ये क्या करता है? जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, जब हमारे जितने सैनिक हैं अगर जो पैथोजन या एंटीजन उसको अगर मार के फतह कर देते हैं, उनको खत्म कर डालते हैं, तो फिर क्या करते हैं? ये शांत करने के लिए पहुंचते हैं किसको? हमारे टीसी साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल को। क्यों? क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल इतने युद्ध में रम जाते हैं, इतना ज़्यादा हिंसक बन जाते हैं कि वो मारते मारते ये भी पहचानना भूल जाते हैं कि हमारा कोष क्या कर, अपने भी सेल को खाना शुरू कर देते हैं। तो जब इनका आक्रामक रवैया देखते हैं तो हमारे सप्रेसर सेल वहाँ जाकर उनको शांत करते हैं कि महादेव शांत हो जाइए, महादेव शांत हो जाइए। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी महादेव अर्थात देवों के देव महादेव अगर कभी गुस्से में आ जाते हैं, वो तांडव शुरू कर देते हैं, तो सभी देवता क्या होते हैं? बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं। सभी देवताओं के अंदर ये भय व्याप्त हो जाता है कि अगर इसी प्रकार से महादेव तांडव करते रहे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो यही बिल्कुल विध्वंसकारी प्रक्रिया भी यही अपनाते हैं, यही हमारे टीसी अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल ये भी एकदम बिल्कुल विध्वंसात्मक रवैया अपनाते हैं। और इनको शांत करने के लिए हमारा सप्रेसर सेल होता है और ये पहुंचता है और ये कहता है कि महादेव शांत हो जाइए, अर्थात आप लोग शांत हो जाइए, जो इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर था वो खत्म हो चुका है। तब ये क्या होते हैं बच्चों? शांत हो जाते हैं हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल। तो इनका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सप्रेसर टी सेल। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को हम लोग देखते हैं या ग्राफ्ट जो किया जाता है, तो ग्राफ्टिंग को ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज कर जाते हैं और हमारे ग्राफ्ट सेल को भी क्या करते हैं? ये डैमेज कर देते हैं। क्योंकि वो जैसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे वैसे तुरंत, क्योंकि वो बाहर का चीज़ है, तो बाहर का एंटीजन अगर कोई हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसको क्या होते हैं? अर्थात उसको वो बढ़ने नहीं देते हैं, अर्थात उसको एडजस्ट नहीं होने देते हैं, उसको सर्वाइव नहीं होने देते हैं, उसको मारने का काम करते हैं। तो हम डॉक्टर क्या करते हैं? हम लोग करते क्या है कि हम लोग सप्रेसर को, अर्थात ये जो सप्रेसर टी सेल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? स्टिमुलेट करें। अर्थात जितने भी हमारे
ये सेल होते हैं, अर्थात जो हमारे लड़ने वाले जो कमांडर हैं, साथ ही साथ जो हमारे फाइटर सेल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। और तब हमारा जो ग्राफ्ट होता है वो क्या होता है, वो एडजस्टमेंट कर पाता है और सर्वाइव कर पाता है। नहीं तो बच्चों अगर हम उसको सप्रेस नहीं करेंगे तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, हमारे जो ग्राफ्टेड सेल है, ग्राफ्टेड टिश्यू है, वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको बढ़ने नहीं देंगे, सर्वाइव नहीं करने देंगे। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये 4 प्रकार के फोर्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग टी सेल को पढ़ते हैं, और टी सेल के जो फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये है साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल और सप्रेसर टी सेल। ये चारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द कम्बैट में, युद्ध में। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीडी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन या सीडी मॉलिक्यूल्स। आइए हम बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द टी एंड बी सेल्स। अर्थात जो हमारे टी सेल्स होते हैं या बी सेल, अर्थात जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, तो लिम्फोसाइट्स में जो टी सेल्स या बी सेल्स होते हैं, उनके बॉडी सरफेस पर पाए जाने वाले एक प्रकार का प्रोटीनेसियस मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम सीडी मॉलिक्यूल्स कहते हैं या क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ द मार्कर। ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का मार्कर होता है जो हमारी कोशिकाओं के ऊपर उनके बॉडी सरफेस पर देखने को मिलता है, स्पेशली किस पर, टी सेल्स एंड बी सेल्स पर। अराउंड 250 डिफरेंट टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक लगभग 250 प्रकार के सीडी मार्कर देखे गए हैं। जो सीडी अर्थात क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है बच्चों, वो लगभग कितने प्रकार के देखे गए हैं, अभी तक 250 डिफरेंट टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जो हेल्पर टी सेल होता है बच्चों, टीएच सेल होता है, उसके ऊपर जो ये क्लस्टर ऑफ ये सीडी अर्थात क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, उसका नाम होता है CD4। क्या होता है बच्चों, CD4 मॉलिक्यूल्स जो देखने को मिलता है टी हेल्पर सेल के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, CD4+ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टी हेल्पर सेल का दूसरा नाम क्या होता है, CD4+ सेल्स भी होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के रूप में कौन पाया जाता है, CD4 पाया जाता है। अगर यहाँ सप्रेसर टी सेल की बात करें तो सप्रेसर टी सेल में जो होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के रूप में CD8 मार्कर पाया जाता है, CD8, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, CD8+ सेल्स भी कहते हैं। अगर ये हम रेशियो की बात करें तो नॉर्मल रेशियो जो होता है टी हेल्पर सेल और सप्रेसर टी सेल के बीच में, तो ये क्या होता है, अगर हम देखें कि CD4 रेशियो CD8, अर्थात CD4 और CD8 के बीच का रेशियो कितना होता है, तो 2:1 का रेशियो होता है, अर्थात कहीं ना कहीं CD4 का अमाउंट ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ CD8। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस प्रकार से एक्टिवेट करता है, किस प्रकार से अपना कार्य परफॉर्म करता है, किस प्रकार से अपने टास्क को परफॉर्म करता है, आइए हम इसके विषय में जानते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एक्सपोज करता है, कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, तो सबसे पहले जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, पहला रोल उनका आता है कि वो जाके उसको रिकॉग्नाइज करें और प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसके एंटीजन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करने के लिए हमारे लिम्फोसाइटिक सेल के पास पहुंचाते हैं, अर्थात टी सेल के पास पहुंचाएंगे, टी हेल्पर सेल के साथ स्पेशली। तो आइए हम बात करते हैं कि सपोज दैट कोई एंटीजन जो है, सपोज दैट कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुका है, पहुंच चुका है, तो क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो हमारा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा, क्योंकि हमने बताया बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनके लिए नेचर ने एक पहचान दिया है, एक आइडेंटिटी दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके पास जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट टाइप का क्लास, जो फर्स्ट क्लास का मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे सभी कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है, और हमारी कोशिकाएं अपनी कोशिकाओं को पहचान लेती हैं। साथ ही साथ कुछ एंटीजन भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरली मिले हुए हैं, वो होता है RH एंटीजन और ABO एंटीजन, अर्थात ब्लड ग्रुप एंटीजन पाया जाता है, RH एंटीजन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और साथ ही साथ कोशिकाओं को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या पाया जाता है, एक प्रकार का प्रोटीनेसिस एंटीजन होता है, जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने कोशिकाओं को पहचान जाते हैं। इसके सिवाय अगर कोई दूसरा आता है तो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, प्रोसेस करते हैं, अर्थात उसको इंगल्फ कर डालते हैं। इंगल्फ करने के बाद हमारे माइक्रोफेजेज या डेंड्रिटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है,
लाइसोसोम पाया जाता है, और लाइसोसोम में बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और वो इनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर डालते हैं, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ डालते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीनेसियस मॉलिक्यूल्स होता है, सब्सटेंसेस होता है, उसको छोटे छोटे पार्टों में एकदम खंड खंड में कर देते हैं, और करने के बाद जो उसका एंटीजन होता है उसको निकाल के वो अपने शरीर के सरफेस पर, अर्थात अपने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ उसको क्या करते हैं, एंटीजन को लगा लेते हैं, और फिर वो एक्सपोज करते हैं अपने टीसी सेल के पास, सॉरी वो टीएच के पास, अर्थात टी हेल्पर सेल के पास ले जाते हैं। ठीक, तो जैसा कि यहाँ दिया गया है कि रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक डेंड्रिटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस। तो जो डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस हैं, ये हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसके एंटीजन को लेकर वो एक्सपोज करने के लिए पहुँचेंगे किसके पास, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट एंटीजन टू टीएच, अर्थात हमारे एपीसी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन को कहाँ प्रेजेंट कराएंगे, अर्थात कहाँ ले जाकर एक्सपोज कर रहे हैं, टीएच के पास, अर्थात टी हेल्पर सेल के पास पहुंचते हैं। टी हेल्पर सेल क्या करेगा, अब इसको देखेगा, अब ये भी क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक बच्चों, तो फिर करता क्या है कि टीएच सेल क्या करेगा, टीएच सेल इंटरैक्ट विद प्रोसेस्ड एंटीजन एंड गेट एक्टिवेटेड। जो टीएच सेल होता है ये प्रोसेस किया गया जो हमारे एपीसी सेल के साथ लाया गया है उसके साथ ये क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के बाद हमारा जो टीएच सेल है वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करता है, जब इनको पहचान जाता है कि हाँ ये तो कोई बाहर का इन्वाइडर है, कोई बाहर का आतंकवादी है, कोई बाहर का घुसपैठी है, जब उसको वो क्या करता है, प्रोसेस कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, कब, इंटरेक्शन करने के बाद, तब वो क्या करता है, गेट्स एक्टिवेटेड। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा टीएच सेल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, और स्टिमुलेट करने के बाद कहता है कि अब मैं तुमको बख्शूंगा नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम हमारे शरीर के नहीं हो, हमारे शरीर से बाहर से आए हो, तुम घुसपैठी हो, तुम आतंकवादी हो। तो उसको मारने के लिए अब वो षड्यंत्र रचेगा और अपने कंस्पायरेटर्स को, अपने षड्यंत्रकारियों को क्या करेगा, उकसाएगा, जगाएगा। किसको जगाने जा रहा है, टी हेल्पर सेल क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा बी सेल्स को और साइटोटॉक्सिक टी सेल को, अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी सेल को जगाएगा, स्टिमुलेट करेगा। और इनको क्या क्या काम देने जा रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम होता है, वो कहता है कि आप अपने पूरे फोर्स को, अपने पूरे क्लोन्स के साथ अपने संख्या को बढ़ाकर चलो, और कहाँ ले जाना है, युद्धभूमि में। अब वो कहता है चलिए कम्बैट करना है, युद्ध करना है, हम लोगों को कुरुक्षेत्र में चल कर लड़ाई करना है। तो वो टीसी सेल्स को लेके जाते हैं और क्या करते हैं, और ये टारगेट करते हैं इन्फेक्टेड सेल को, जहाँ हमारा सेल इन्फेक्ट हो रहा है वहाँ टारगेट करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने युद्ध स्थल पहुँच जाते हैं। टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इनका क्या काम है, अर्थात ये ट्रेंड शूटर है, इनको गोली चलाना है, तो ये क्या करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे। और साथ में किसको ले जा रहे हैं, दूसरा जो हमारा बी सेल्स होता है वो प्लाज्मा सेल को क्या करेगा, मैच्योर स्टिमुलेट करेगा, और प्लाज्मा सेल बहुत सारे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, इतने ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा जो एंटीजन स्पेसिफिक है। जितने ज़्यादा एंटीजन उतने ज़्यादा एंटीबॉडी। कहा यह जाता है कि 1 सेकेंड में लगभग 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारा प्लाज्मा सेल करता है। कितना, अर्थात 1 सेकेंड में 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारा प्लाज्मा सेल करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे 24 घंटे में लगभग ट्रिलियंस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारा प्लाज्मा सेल कर देता है। अब क्या होता है, प्लाज्मा सेल का काम, सॉरी ये एंटीबॉडी का काम होता है मल्ल युद्ध करना, अर्थात ये बहुत स्ट्रांग योद्धा है, ये बहुत सारे एंटीजन को अपने इससे, अर्थात यहाँ देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ ये पकड़ लेता है, एग्लूटिनेट करता है, सबको एक साथ पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद क्या करता है, हमारा टीसी सेल क्या करेगा, टारगेट करेगा और गोलियों से भून डालता है। तो जितने भी फॉरेन इन्वाइडर, आतंकवादी, एंटीजन, पैथोजन जो हमारे शरीर के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं, इन्वाइडर के रूप में आ चुके हैं, उनको क्या करेगा, मार गिराएगा। और मारने के बाद जो हमारे माइक्रोफेजेस हैं वो क्या होते हैं, वहाँ आकर उसको इंगल्फ कर डालते हैं, खा डालते हैं, पचा डालते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो एंटीबॉडी का काम होता है, ये किसी भी एंटीजन, किसी भी पैथोजन को पकड़ने का काम करेंगे। जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं ये किल करने का काम करते हैं, और माइक्रोफेजेस उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो रहा बच्चों, ये है एक हमारा जो एक्टिवेशन, किस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे काम करते हैं, एंटीजन के खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं, किस प्रकार से युद्धाभ्यास करते हैं, ये सब हम लोगों ने इसमें जाना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जो एक बहुत डेंजरस वायरस होता है HIV का, ह्यूमन इम्यून वायरस जो होता है बच्चों, जो एड्स जनरेट करता है, ये बहुत चालाक होता है। ये जान लेता है कि इन सब पूरे युद्ध कौशल का सबसे बड़ा कमांडर कौन है, तो वो जान जाता है कि TH होता है, जो टी हेल्पर सेल होता है, वही
पूरे, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, चाहे वो एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है, कमांडर का काम करता है, कमांड करने का काम करता है। इसलिए हमको किसको पकड़ना है, वो टी हेल्पर सेल को पकड़ लेता है। जब टी हेल्पर सेल को पकड़ लेगा तो वो ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करा पाएगा, ना तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करा, ना तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल तैयार कर पाएगा, और ना तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा पाएगा, जिससे न तो मारने वाला कोई तैयार होगा, न तो कोई पकड़ने वाला तैयार होगा, और ये आसानी से हमको बीमारी क्रिएट कर देते हैं और एड्स से मारे जाते हैं। तो एड्स के वायरस जो होते हैं, HIV वायरस जो होता है बच्चों, ये बहुत चालाक होता है। वो किसको पकड़ता है, टी हेल्पर सेल को। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एड्स वायरस किसको संक्रमित, किसको पकड़ता है, किसको मारता है, तो टी हेल्पर सेल को वो क्या करता है, अपना शिकार बनाता है, अपना जो वो टारगेट बनाता है। किसको टारगेट बनाता है, टी हेल्पर सेल को। ये बहुत रिमार्केबल बात है बच्चों, आप इसको इंश्योर कर लीजिए, कहीं नोट्स लिख लीजिए, रिमार्क के रूप में कहीं लिख लीजिए कि जो HIV वायरस होता है टी हेल्पर सेल को क्या करता है, वो टारगेट करता है। आइए अब हम देखते हैं कि जब हमारा एंटीजन घुसपैठ कर चुका है, हम लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हमारा जो कमांडर है वो रिकॉग्नाइज कर चुका है, बी सेल को इन्फॉर्म कर दिया है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को इन्फॉर्म कर दिया है, अब युद्ध के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, अपना संख्या बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे एंटीजन, ये एंटीजन है, जैसे एंटीजन हमारे ये लिम्फोसाइट्स के पास पहुंचता है, लिम्फोसाइट्स हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जैसे इनके पास पहुंचता है बच्चों, तो हमारे लिम्फोसाइट्स के ऊपर एक प्रकार का रिसेप्टर लगा होता है। क्या होता है बच्चों, रिसेप्टर्स। यह रिसीव करता है किसी एंटीजन को, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ देखेंगे रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। हमारे प्रत्येक लिम्फोसाइट्स, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स होगा, चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स होगा, उनके बॉडी सरफेस पर एक रिसेप्टर लगा होता है, और ये रिसेप्टर्स क्या करेगा, इंटरैक्ट विथ एंटीजन, ये एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करता है। अर्थात यही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को आगे मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स हो, तो इनके बॉडी सरफेस पर नेचर ने क्या कर दिया है, एक रिसेप्टर लगा दिया है। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब कोई फॉरेन इन्वेडर आता है तो उसका जो एंटीजन होता है बच्चों, वो आके इनके साथ इंटरेक्ट करता है, और जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। जो हमारे ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए बनाए ही गए हैं कि ये एंटीजन को, प्रत्येक एंटीजन के लिए ये हमारा जो होता है रिसेप्टर्स बच्चों, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, और ये इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। अब देखिए, जब यहाँ इंटरेक्ट हो गया एंटीजन का हमारे रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड। जैसे ही इससे संपर्क करेगा वैसे हमारे लिम्फोसाइट्स का सिग्नल जल जाएगा, और वो जान जाएगा कोई एंटीजन आ चुका है, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तब वो क्या करेगा बच्चों, क्लोन करेगा, अर्थात अपना संख्या बढ़ाना शुरू करेगा। तो यहाँ लिम्फोसाइट्स डिवाइड टू फॉर्म मल्टीपल क्लोन ऑफ द सेल, लिम्फोसाइट्स डिवाइड्स टू फॉर्म मल्टीपल क्लोन ऑफ द सेल, अर्थात अपने सेल का बहुत सारा क्लोन तैयार करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सबके ऊपर, अर्थात ये सेम क्लोन माने होता है एकदम आइडेंटिकल कॉपी, अर्थात अपने लिम्फोसाइट्स का क्लोन बनाएगा और सबके ऊपर रिसेप्टर्स होगा। सब क्या करेंगे बच्चों, अर्थात रिसेप्टर लिए हुए सभी, क्योंकि जिससे जितने भी एंटीजन आए ये रिसेप्टर्स क्या करें, इंटरेक्ट करें, उनको पहचान जाए, और फिर आगे की स्ट्रेटजी बन सके कॉम्बैट करने के लिए। तो आगे क्या होगा, क्लोन्ड ट्रांसफॉर्म into the different effector cell which are all specific to the same antigen। जो क्लोन होते हैं बच्चों, ये ट्रांसफर हो जाते हैं किस में, into the different effector cell, अर्थात विभिन्न प्रकार के इफेक्टर सेल में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो 4 प्रकार की ना। सबसे पहले हमने देखा कि एक होता है जो हमारा इफेक्टर सेल होता है ना, और एक होता है रेगुलेटर सेल होता है। इफेक्टर सेल में हम लोगों ने देखा कि कौन होता है, अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, मेमोरी सेल, ये दोनों क्या होते हैं, इफेक्टर होते हैं। और दूसरा रेगुलेटरी सेल होता है जिसको हम कमांडर कहते हैं। तो कमांडर में हमने किसको देखा, अर्थात TH सेल, टी हेल्पर सेल और सप्रेसर सेल, ये क्या होते हैं, कमांडर होते हैं। तो वही ये हमारा क्लोन, क्योंकि हमको लड़ाई कराना है, तो लड़ाई करने के लिए यहाँ देखिए सब फोर्स हमारे तैयार हो रहे हैं कि जैसे ही ये एंटीजन इंटरेक्ट करेगा हमारे रिसेप्टर से, वैसे ही हमारा जो लिम्फोसाइट्स है वो अपना क्लोन तैयार करेगा और सबके ऊपर रिसेप्टर्स लगा होगा। तो वही कह रहा है क्लोन ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट इफेक्टर सेल। ये हमारा जो क्लोन्स होता है अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, अपना रूप बदलेगा और डिफरेंट इफेक्टर सेल का रूप धारण करेगा, विच आर ऑल स्पेसिफिक टू सेम एंटीजन। और ये जो एंटीजन है सभी क्या होते हैं, सेम एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे। जो एंटीजन आया हुआ है उस एंटीजन के लिए सब स्पेसिफिक होंगे, अर्थात ये पहचानेंगे और उसको मारने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से इफेक्टर सेल बन रहे हैं। एक जो होता है बी सेल्स, अर्थात इफेक्टर सेल के ये देखिए इफेक्टर सेल। तो एक होता है बी सेल्स,
देखिए बी सेल है, और बी सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए रेगुलेटर लगा हुआ है, अर्थात रिसेप्टर लगा हुआ है। दूसरा जो होता है बच्चों साइटोटॉक्सिक टी सेल बना हुआ है, इसके ऊपर देखिए रिसेप्टर लगा। और तीसरा जो होता है मेमोरी टी सेल होता है। तो ये सब क्या होगा, अब ये तैयार हो चुके हैं हमारे जो बी सेल्स हैं, साथ ही साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल है और मेमोरी सेल, तीनों तैयार हो गए हैं। अब तीनों का काम देखते हैं, क्या काम करेंगे ये तीनों। तो तीनों जो बी सेल्स का काम होता है बच्चों, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, अर्थात प्रत्येक सेकंड 20,000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और सभी बॉडी एंटीबॉडी जो होंगे वो एंटीजन स्पेसिफिक होंगे। अब यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, है ना, अर्थात एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को यहाँ मिलेगा। और तो ये क्या करेगा, किसी भी एंटीजन, किसी भी पैथोजन को पकड़ने का काम करेगा, एग्लूटिनेशन करने का काम करेगा। और दूसरा जो हमारा इफेक्टर सेल है बच्चों, उसका नाम है अर्थात टीसी सेल। क्या नाम है इसका, टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, यह टारगेट करेगा इन्फेक्टेड सेल को, जो हमारे इन्फेक्टेड सेल हैं उनको टारगेट करेगा, अर्थात उनको मारने का काम करेगा, किल करने का काम करेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी युद्ध स्थल पर क्या करेगा, जो हमारा मेमोरी सेल होता है वो कोई भूल नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, और क्या करेगा, वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑन सब्सिक्वेंट अटैक बाय द सेम एंटीजन। उसी एंटीजन के द्वारा अगर हमारे बॉडी में दूसरी बार अटैक करेगा तो इसके लिए वो उस एंटीजन का एक हुलिया बना लेता है, एक उसका एक रफ डायग्राम, एक फिगर जो है बना के स्केच करके अपने पास अपने मेमोरी में फिट कर लेता है। और इसलिए फिट कर लेता है कि अगर फर्दर वो इन फ्यूचर कभी हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ, एक्सपोज हुआ, तो हम उसको बिना कोई गलती किए तुरंत मार गिराएंगे। तो उसको मेमोरी में भी रखता है, मारने के बाद ऐसा नहीं कि उसको भूल जाता है, क्योंकि हमने बताया था बच्चों कि इसके अंदर मेमोरी सेल, इन्नेट इम्यूनिटी में ये चीज़ नहीं पाया जाता है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई मेमोरी नहीं है, याददाश्त नहीं रहता, अर्थात वो तुरंत मारता है, तुरंत भूल जाता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी पाई जाती है, अर्थात ये मारेगा और फिर उसको पहचाने रखेगा, अपने ब्रेन में क्या करेगा, उसको बना के रख लेगा, उसका फिगर खींच के रख लेगा। और फिर कभी फर्दर अगर वो चकमा देकर हमारे शरीर के अंदर एंट्री करना चाहेगा तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम तुरंत उसको मार गिराएंगे, उसके धोखे में नहीं आना चाहते हैं। तो इसके लिए अपना पूरा काम ये तैयार रखता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, किस प्रकार से क्लोनल सिलेक्शन करते हैं। ये तो क्या करते हैं बच्चों, अपना क्लोन बनाते हैं, क्लोन बनाने के बाद ये क्लोन क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट प्रकार के इफेक्टर सेल में, और सभी इफेक्टर सेल बिल्कुल बखूबी एकदम दक्षता से अपना कम्बैट करते हैं और युद्ध में क्या करते हैं, जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं वो मारे जाते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से ये अपना काम अंजाम करते हैं। अगर हम यहाँ देखें बच्चों का बी सेल्स क्या होता है, बी सेल्स के विषय में जैसा कि हम लोगों ने जान लिया कि बी सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा बी सेल्स और दूसरा होता है मेमोरी बी सेल्स, है ना। प्लाज्मा बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, अर्थात एंटीबॉडी बनाते हैं। ये क्या कहते हैं, जो प्लाज्मा बी सेल, मैंने बताया ना कि बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो प्लाज्मा सेल पहले बनाता है, और ये प्लाज्मा सेल बहुत सारे एंटीबॉडी को जन्म देता है। और ये एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और जहां हम बात कर रहे हैं संख्या की, तो ये कितने बनाते हैं, लगभग 1 सेकंड में 20,000। अगर ये मेमोरी बी सेल की बात करें तो जिस प्रकार से टी मेमोरी सेल अर्थात मेमोरी टी सेल्स का काम था, ठीक उसी प्रकार से मेमोरी बी सेल भी अपना काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। ये भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात ये भी किसी आतंकवादी का, किसी भी एंटीजन या पैथोजन का एक फिगर खींच कर रख लेता है, और फर्दर इन फ्यूचर वो क्या करता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए अपनी सूचनाओं को अपने पास कलेक्ट रखता है और फिर उसके ऊपर अटैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब हम ये देखें बच्चों एंटीजन क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी जाना कि एंटीजन क्या होता है, ऑफ द प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ द एंटीजन स्टिमुलेशन। अर्थात ये एक प्रकार का प्रोटीनेसियस सब्सटेंस होता है जो कब प्रोड्यूस्ड होता है बच्चों, एंटीजन स्टिमुलेशन, अर्थात जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजेनिक स्टिमुलेशंस के बाद जब एंटीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो एंटीबॉडी अपने आप क्या होता है बच्चों, जनरेट होने लगता है, अर्थात उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, एंटीजन एक स्टिमुलेंट्स का काम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक बच्चों, और ये एंटीबॉडी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीनेसियस सब्सटेंसेस होता है। इसी एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आइए जानते हैं कि क्या होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। दे आर द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। ये एक प्रकार का सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी होता है जो सर्कुलेट करता रहता है हमारे किसके साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ, सच एज द ब्लड एंड द लिम्फ। ये हमारे ब्लड और लिम्फ में क्या होता है बच्चों, सर्कुलेट होता रहता है। और ये ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा, ये क्या है बच्चों, ये हमारे एंटीबॉडी का ही नाम होता है जिसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन कुल 5 प्रकार के होते हैं जिसको हम IgG, IgA, IgM, IgE और IgD के नाम से जानते हैं।
अगर इसको हम बहुत आराम से याद करना चाहें बच्चों, अपने मेमोरी में स्टोर करना चाहें, तो इसको हम गेम्ड के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो गेम्ड का जी अक्षर जो होता है बच्चों, ये आई जी जी को बताता है। ए का मतलब होता है आई जी ए, एम का मतलब आई जी एम, ई का मतलब आई जी ई, और डी का मतलब जो होता है आई जी डी। इस प्रकार से हम अपने को बहुत याद करने के लिए बहुत सरल तरीका अपना सकते हैं, गेम्ड के रूप में याद कर सकते हैं। तो कुल कितने आई जी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं, आई जी डी, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई और आई जी डी। ठीक बच्चों, अब ये हम देखें बच्चों की जो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है, अगर उसका हम ओवरव्यू देखें, तो ओवरव्यू में हम ये देखते हैं बच्चों की जो डिफेंस मैकेनिज्म अब हमारा तैयार हुआ है, जितने हमारे सोल्जर्स हैं, जितने भी हमारे सैनिक हैं, तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो ये डिफेंस का जो काम करते हैं, जो सुरक्षा डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और दूसरा होता है स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक बच्चों, तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है? इट इज़ द जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। फाइट विथ पैथोजन बाय मीन्स अदर देन एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडी के मतलब ये जो लड़ाई करते हैं पैथोजन के खिलाफ, बाई मीन्स ऑफ द अदर देन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी के अतिरिक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक प्रकार का जनरलाइज्ड रिस्पांस ऑफ द बॉडी होता है। अगर ये हम स्पेसिफिक डिफेंस की बात करें, तो इस स्पेशलाइज्ड रिस्पांस ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का एक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस होता है। कैसा होता है बच्चों? एक स्पेशलाइज्ड तरीका है, फाइट्स विथ पैथोजन विथ एंटीबॉडीज। अब यहाँ पैथोजन से लड़ाई होता है किसके साथ मिलकर? एंटीबॉडी के साथ, अर्थात यहाँ हमारा एंटीबॉडी पकड़ने का काम करेगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल मारने का काम। जबकि यहाँ एंटीबॉडी के अतिरिक्त लड़ाई, अर्थात यहाँ एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट लड़ाई हो रहा है, अर्थात यहाँ एंटीबॉडी नहीं है। ठीक बच्चों, लेकिन यहाँ हमारा एंटीबॉडी है, जो स्पेसिफिक डिफेंस के रूप में जाना जाता है। तो अब ये जो होता है बच्चों, जो हम स्पेसिफिक ढंग से लड़ाई कर रहे हैं एंटीबॉडी को लेकर, इस प्रकार से जो लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्थात स्पेसिफिक डिफेंस इज अ टाइप ऑफ द थर्ड लाइन डिफेंस, और ये थर्ड लाइन डिफेंस जो होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंतर्गत हम स्पेसिफिक डिफेंस को पढ़ते हैं, और यहाँ हमारा जो लड़ाई होता है बच्चों, वो किसी पैथोजन के अगेंस्ट होता है और एंटीबॉडी के साथ होता है। जबकि जो नॉन स्पेसिफिक होता है, ये एक प्रकार का जनरलाइज्ड रिस्पांस होता है हमारे बॉडी का, और यहाँ जो कम्बैक्ट, यहाँ जो लड़ाई होता है किसी पैथोजन के खिलाफ, वो एंटीबॉडी के बगैर होता है, यहाँ एंटीबॉडी नहीं होता है। और यहाँ जो डिफेंस मैकेनिज्म की बात होती है बच्चों, यहाँ 2 प्रकार के डिफेंस होते हैं, एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल डिफेंस। तो एक्सटर्नल डिफेंस में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल डिफेंस कहते हैं। और ये एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक क्या होता है बच्चों? डिफेंस होता है। ठीक बच्चों, और दूसरा जो होता है जिसको हम इंटरनल डिफेंस कहते हैं, तो इंटरनल डिफेंस में कौन आता है बच्चों? इसमें सेलुलर बैरियर्स आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है बच्चों? सेलुलर बैरियर्स। क्या आता है बच्चों? सेलुलर बैरियर्स। तो जो सेलुलर बैरियर्स होता है, ये क्या होता है? ये इंटरनल डिफेंस के अंतर्गत आता है, और ये जो डिफेंस कमांड करता है उसको हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आप एक बार और इंश्योर कर लीजिए कि जो एक्सटर्नल डिफेंस होता है बच्चों, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इसके अंतर्गत हमारे 2 बैरियर काम करते हैं, फिजिकल बैरियर्स एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। और जो इंटरनल डिफेंस होता है बच्चों, इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत एक बैरियर काम करता है जिसका नाम होता है सेलुलर बैरियर्स। और तीसरा जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है बच्चों, या जिसको हम स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं, यहाँ हमारा स्पेशल टास्क फोर्स तैयार होता है, जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी आते हैं, सच एज द टी सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक बच्चों, अर्थात यहाँ हमारा टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मिलकर किसी काम को अंजाम करेंगे, अर्थात यहाँ कम्बैक्ट करने का काम जो हमारा स्पेशल डिफेंस होता है, वो स्पेसिफिक डिफेंस के रूप में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और जो हमारे बड़े बड़े सैनिक सच एज द बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मिलकर काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए बच्चों, हम जानते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं। आइए अब हम एक एक करके हम बात करते हैं एंटीजन के विषय में। इट इज़ डिफाइंड एज एनी फॉरेन सब्सटेंसेस इन्वाइडिंग द बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं एंटीजन, अगर इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक होता है एंटी और दूसरा होता है जन। एंटी का मतलब, जो एंटी का शाब्दिक अर्थ होता है वो एंटीबॉडी, और जन का मतलब होता है जनरेटिंग मटेरियल, अर्थात जिसके इंटरेक्शन से, जिसके हमारे शरीर में इन्वाइडिंग करने से हमारे शरीर का एंटीबॉडी जनरेट हो जाए,
उसी को हम एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन इज द टाइप ऑफ द स्टिमुलेंट्स, एक प्रकार के स्टिमुलेंट्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग मटेरियल्स ऑफ द एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को जनरेट कराने में मदद करता है। ठीक बच्चों, तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन, किसी प्रकार का कोई एंटीजन एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जैसे हमारे शरीर के अंदर इन्वाइट करता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, वैसे हमारा एंटीबॉडी क्या होता है, जनरेट कर जाता है। इसीलिए इसका नाम एंटीजन पड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल होता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, ये एक प्रकार का फॉरेन सब्सटेंसेस होता है इनवाइडिंग द बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पांस, और हमारे शरीर के अंदर इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करता है। ठीक बच्चों, एंटीजन आर जनरली लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो एंटीजन होता है ये जनरली क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, अर्थात इट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोटीनेसियस सब्सटेंसेस, ये एक प्रकार का प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंसेस होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये पैथोजन है, और पैथोजन के शरीर के सरफेस पर, ऐसा इसके सरफेस पर क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का एंटीजन कंपाउंड होता है। अगर बच्चों हम देखेंगे पैथोजन का पूरा शरीर ऐसा नहीं कि तो टॉक्सिक, उसके शरीर पर बहुत सारे एंटीजन पाए जाते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी पैथोजन के ऊपर केवल एक ही एंटीजन होता है, बहुत सारे एंटीजन हो सकते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं ये बीमारी काज करने वाले टॉक्सिन्स होते हैं, अर्थात इसको हम एंटीजेनिक कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ देखेंगे बच्चों, तो एंटीजन के नीचे एक लगा हुआ क्या होता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये देखिए एक छोटा सा एक लगा हुआ, देखिए यहाँ देखिए एक छोटा सा ये निकला हुआ भाग है, ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जिसको हम एपिटोप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एपिटोप कहते हैं। और ये एपिटोप क्या होता है, ये किसके साथ जुड़ता है, ये तो एपिटोप इज एम्बेडेड इनटू द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी में क्या करता है, एम्बेडेड होता है। एपिटोप क्या होता है बच्चों, एपिटोप जो होता है वो हमारे एंटीजन का भाग होता है, हमारे पैथोजन का जो एंटीजेनिक पार्ट है, तो एंटीजेनिक पार्ट से लगा हुआ एक जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एपिटोप है। और ये एपिटोप क्या होता है, इट इज़ एम्बेडेड इन द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी पर क्या होता है, उसमें एम्बेडेड होता है, उसमें धंसा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, अगर देखिए एक देखिए ये एंटीजन है, तो एंटीजन के ये देखिए जो ऐसे उभार दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा उभार, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ द मार्कर। ये क्या है बच्चों, ये मार्कर है, जैसा कि हमने बात किया था, तो सबको पहचानने के लिए इसका मार्कर होता है। और ये जो होता है वो एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन। और यहाँ देखिए इस एंटीजन को बाइंड करने के लिए जो हमारे ये एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो यहाँ देखेंगे ये एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। इसी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर हमारा एंटीजन क्या होता है, आके यहाँ चिपक जाता है, क्योंकि वो अपने आप अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक बच्चों, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है और हमारा एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। तो इसका जो एंटीजन होता है बच्चों, इसका जो एपिटोप रीजन होता है वो हमारे एंटीबॉडी के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक बच्चों, तो एपिटोप इज द इन्वेडिंग या एपिटोप इज एम्बेडेड इन द एंटीबॉडी। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन का और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर एंटीजन के विषय में हम और कुछ जानना चाहते हैं बच्चों, इसके क्या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं कि एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखें तो एंटीजन क्या होता है बच्चों, इट इज़ द हाईली मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा अगर हम देखें बच्चों, इम्यूनोजेनिसिटी दैट इज़ द कैपेबल ऑफ एंटीजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिएक्शन, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है बच्चों, ये इस इम्यून रिस्पांस को जनरेट करता है। इम्यून रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, इम्यूनोजेनिसिटी पाया जाता है, अर्थात ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर इम्यून रिस्पांस को जनरेट कराता है। अगला है बच्चों रिएक्टिविटी, कैपेबल ऑफ एंटीजन टू रिएक्ट विद द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा वैसे हमारा एंटीबॉडी क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और इनके बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कहते हैं। इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी, ये हमारे शरीर से रिलेट नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं उसको तुरंत रिकॉग्नाइज, क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर से किसी प्रकार से रिलेट नहीं करता है, वो बाहर का चीज़ है, वो हमारे शरीर की किसी चीज़ से मैच ही नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है बच्चों, ये अनमैच्ड होता है, हमारे बॉडी से अनरिलेटेड होता है, हमारे बॉडी से रिलेट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी से बिल्कुल क्या होता है, अनरिलेट होता है, अनमैच्ड होता है। इसी से तो पहचाना जाता है कि ये कोई फॉरेन इन्वाइडर है या एंटीजन है। ठीक बच्चों, आगे हम देखें इसका और कुछ अगर ये प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या होता है बच्चों, एंटीजन
विथ बोथ इम्यूनोजेनिसिटी एंड द रिएक्टिविटी आर कंसिडर्ड द कंप्लीट एंटीजन। अर्थात ऐसा एंटीजन बच्चों जिसमें ये दोनों कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। क्या क्या? इम्यूनोजेनिसिटी, अर्थात जिसमें इम्यूनोजेनिसिटी और रिएक्टिविटी दोनों एंटीजन में पाया जाएगा, तो इस प्रकार के एंटीजन को हम कंप्लीट एंटीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसा एंटीजन्स जिनमें इम्यूनोजेनिसिटी, अर्थात किस हमारे शरीर के अंदर क्या करें, इम्यून रिस्पांस को बढ़ाए और साथ ही साथ हमारे एंटीबॉडी से रिएक्ट करें, जिसमें ये दोनों कैपेसिटी पाई जाएगी, दोनों जिसमें कैरेक्टर पाया जाएगा, इस प्रकार के एंटीजन को हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। एक बार फिर से इंश्योर हो जाइए, किसको? अर्थात जिसके अंदर हमारे इम्यून रिस्पांस को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, साथ ही साथ हमारे एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार के एंटीजन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। अर्थात जिसमें इम्यूनोजेनिसिटी साथ ही साथ रिएक्टिविटी दोनों पाई जाती है, वो कंप्लीट एंटीजन कहे जाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो एंटीजन्स हैव अ स्पेसिफिक रीजन ऑन देयर सरफेस विच एक्ट्स एज द एंटीजन डिटर्मिनेंट, इट इज कॉल्ड इपिटोप। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि एंटीजन के ऊपर अर्थात कि स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक भाग होता है जो क्या करता है, एक एंटीजन डिटर्मिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एंटीजन डिटर्मिनेंट कहलाता है। इट इज कॉल्ड द इपिटोप, और इसको हम इपिटोप कहते हैं। कि ये क्या होता है बच्चों? जो एंटीजन होते हैं उन्हीं के पास, अर्थात जो उनका एंटीजन डिटर्मिनेंट होता है, एंटीजन डिटर्मिनेंट, जैसा कि यहाँ आप देखिए एक बार फिर से, ये देखिए ये क्या होता है? ये एंटीजन डिटर्मिनेंट है, ये देखिए एंटीजन डिटर्मिनेंट, और इसके नीचे ये देखिए छोटा सा नीला सा भाग पाया जाता है। ये क्या होता है? एंटीजन डिटर्मिनेंट के पास पाया जाता है, इसको हम इपिटोप कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये इसका स्पेशल एक यूनिक फीचर है जो किसी भी एंटीजन के अंदर पाया जाना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये कहा गया है एंटीजन हैव अ स्पेसिफिक रीजन, एंटीजन में एक स्पेसिफिक रीजन होता है ऑन देयर सरफेस, उसके बॉडी सरफेस पर, विच एक्ट्स एज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इपिटोप कहते हैं। एंटीबॉडी आइडेंटिफाई एंटीजन बाय द इपिटोप, और एंटीबॉडी कैसे पहचान पाता है एंटीजन को, कैसे रिकॉग्नाइज करता है? तो कैसे पहचानता है? इसी इपिटोप से ही पहचानता है। क्यों? क्योंकि ये इपिटोप जो हमारा एंटीबॉडी होता है उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं। तो नीचे वाला पार्ट जो होता है बच्चों उसको हम पैराटोप कहते हैं, और जो एंटीजन का उभरा हुआ भाग होता है उसको हम इपिटोप। तो इपिटोप हमारे पैराटोप से जाके मिल जाता है, इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक बच्चों, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिटोप एज वेल एज द पैराटोप। तो एंटीजन का नीचे का भाग जिसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, उससे उभरा हुआ एक भाग होता है जिसको हम इपिटोप कहते हैं, वो इपिटोप हमारे पैराटोप में जाके इम्बेडेड हो जाता है, और इससे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाता है, जिससे एक दूसरे को पहचान जाते हैं। ठीक बच्चों, और वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर ये क्या करता है? मैंने बताया ना, एग्लूटिनेशन, अर्थात एंटीबॉडी एंटीजन को कैसे कैच करता है? इसी रिएक्शन के द्वारा कि एंटीजन का एपिटोप फिट हो जाता है हमारे एंटीबॉडी के पैराटोप में, और वो उससे फंस जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से क्रियाविधि देखने को मिलता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं वाई से, ये देखिए वाई आकार का जो होता है ये हमारा एंटीबॉडी है। ये देखिए हमारे एंटीबॉडी में दो चेन पाए जाते हैं, एक लॉन्ग चेन होता है, एक हैवी चेन होता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला क्या है? ये लॉन्ग चेन है, और जो छोटा वाला है उसे हम लाइट चेन कहते हैं, सॉरी हैवी चेन, सॉरी ये वाला जो है इसको हम लॉन्ग चेन कहते हैं, सॉरी हैवी चेन कहते हैं, हैवी चेन है ये नीला वाला। एक बार फिर से आप देखिए, ये जो नीला वाला देख रहे हैं, सॉरी ये जो नीला वाला आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? हैवी चेन कहते हैं, और जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लाइट चेन कहते हैं। तो दो प्रकार के चेन होते हैं, और इसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एंटीबॉडी है, और इसके यहाँ का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसी पर हमारा एंटीजन का एपिटोप आके हमारे एंटीबॉडी के पैराटोप में फिट होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब देखते हैं कि एंटीजन के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम हैप्टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं कि हैप्टेंस क्या है। हैप्टेंस आर नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट्स एज द एंटीजन। ये हैप्टेंस क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का ये नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होता है जो एंटीजन के जैसा ही कार्य करता है। क्या कहता है बच्चों? अर्थात हैप्टेंस भी एक प्रकार का नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होता है विच एक्ट्स एज द एंटीजन, जो एंटीजन जैसा ही कार्य करता है। हैप्टेंस कुड बी पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड। चूंकि ये प्रोटीन नहीं होता है, नॉन प्रोटीनस होता है, इसलिए जो हैप्टेंस होता है बच्चों ये पॉलीसैकेराइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पॉलीसैकेराइड्स या न्यूक्लिक एसिड के रूप में ये पाया जाता है।
हैप्टेंस देमसेल्स कैन नॉट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करता है बच्चों, जो हैप्टेंस होता है वो एंटीबॉडी जैसा इम्यून रिस्पांस को नहीं बना पाता है, अर्थात ये हमारे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? अर्थात क्योंकि हमने बताया कि जब एंटीजन आता है तो हमारे बॉडी में स्टिमुलेशन होता है और एंटीबॉडी का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एंटीबॉडी अपने आप फॉर्मेशन होने लगता है क्योंकि उसका डिमांड बढ़ता है। लेकिन हैप्टेंस ऐसा काम नहीं कर सकता। हैप्टेंस देमसेल्फ कैन नॉट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट नहीं कर सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, अभी हम आगे बात करते हैं। दे कैन केमिकली कंबाइंड विथ अ प्रोटीन टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। अब क्या करेगा बच्चों, जब ये किसी प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, ये जो हैप्टेंस है जब किसी प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तब ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है। और इस प्रकार से अब यह हैप्टेंस जो होता है वो कंप्लीट एंटीजन कहलाने लगता है। सॉरी जो हेंस हेप्टेंस आर आल्सो कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट एंटीजन। अर्थात बिना प्रोटीन के जब तक हेप्टेंस अकेले हैं तो इस प्रकार का जो ये एंटीजन होता है बच्चों, इसको हम इनकम्प्लीट एंटीजन कहते हैं। क्यों एंटीजन इनकम्प्लीट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे एंटीबॉडी को इंड्यूस करने के लिए, हमारे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए किसी प्रकार का कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ये क्या कर रहा है, अर्थात हमारे एंटीबॉडी के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार का जो, हालांकि ये एंटीजन के रूप में है, ये नॉन प्रोटीनेसियस है, ये पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करा पा रहा है, अर्थात इसके अंदर इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने की कोई क्षमता नहीं है। इसलिए इस प्रकार के एंटीजन को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट एंटीजन कहते हैं। तो कंप्लीट एंटीजन कब बनता है? ये तब बनता है जब हैप्टेंस किसी प्रोटीन के साथ मिल जाए। जब हैप्टेन किसी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तब ये क्या करेगा, तब ये कंप्लीट एंटीजन का रूप ले लेता है। अब ये हमारे शरीर के अंदर जब ये जाएगा तो हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेरित करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम अब एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो जब कोई पैथोजन, कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए प्रेरित करता है तब वो कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। अभी तक हैप्टेन जब अकेले रहता है तो वो कंप्लीट एंटीजन नहीं होता, वो इनकम्प्लीट एंटीजन होता है। लेकिन जैसे ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। ठीक बच्चों, और अब ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को प्रेरित करेगा। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम जानते हैं कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे कोशिकाएं जो है अपनी कोशिकाओं को पहचानती हैं। तो इसके लिए एक उत्तरदायी होता है, जैसा कि हमने अभी भी बात कर रहा था कि जो हम नेचर ने हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल एंटीजन दिया हुआ है, एक नेचुरल प्रोटीनेसियस सब्सटेंस दिया है जो हमारे कोशिकाओं को पहचान जाते हैं। तो वो कौन है बच्चों, आइए उसके विषय में हम बात करते हैं। उसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन कहते हैं, या चेल्ले कहते हैं, या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आइए जानते हैं ये है क्या। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सरफेस प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारे टोटल सेल के बॉडी सरफेस पर पाए जाने वाला एक प्रोटीनेसियस सब्सटेंस होता है विच इज एसेंशियल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो जितने भी हमारे सेल होते हैं, सेल के सरफेस पर पाया जाने वाला एक प्रोटीनेसियस सब्सटेंसेस होता है जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये हमारे सभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लिम्फोसाइट्स रिकग्निशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये जरूरी होता है हमारे लिम्फोसाइट्स के रिकग्निशन के लिए, साथ ही साथ एंटीजन के प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, उनके रिकग्निशन के लिए और एंटीजन को प्रेजेंटेशन करने के लिए, एंटीजन को प्रेजेंट कराने के लिए ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का होना बहुत आवश्यक। क्यों? क्योंकि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमारे कोशिका का एक खुद का प्रोटीन है, खुद का एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक आइडेंटिटी है जिसके द्वारा हमारी कोशिकाएं अपनी कोशिकाओं को पहचान जाती हैं। साथ ही साथ ये अपने हाथ को ऊपर एक झंडा के रूप में, एक बड़ा सा डंडी के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसको हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उसी के ऊपर एंटीबॉडी को रख देता है। तो ये शो करता है, एक्सपोज करता है, दिखाता है, और ये कौन होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका काम होता है कि दूसरे अपने कोशिकाओं को रिकग्निशन करना, पहचानना, और साथ ही साथ एंटीजन को प्रेजेंट कराने का भी काम ये करता है। क्योंकि ये बाहर क्या करेगा, इतना बड़ा सा डंडा सा निकाल देता है और इसी पर एंटीबॉडी को बैठा देता है। तो ये जो डंडा होता है इसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो ऊपर बैठाया हुआ पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ये बाहर की ओर फ्लैगिंग करता रहता है, दिखाता रहता है किसको? हमारे लिम्फोसाइटिक सेल को। अब बताता है कि ये देखिए ये कोई फॉरेन इन्वेडर है कि नहीं है। ठीक बच्चों, अगला क्या है बच्चों?
ऑलमोस्ट ऑल सेल्स इन द बॉडी एक्सप्रेस अ प्रोटीन कॉल्ड एज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। लगभग सभी सेल हमारी कोशिका, हमारे बॉडी के जितने भी सेल होते हैं सबके पास एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और इसी के द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका को पहचान जाता है कि ये हमारे ही बॉडी की कोशिका है। अगला अगर हम देखें बच्चों, तो द फंक्शंस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज टू प्रेजेंट द एंटीजन टू द टी सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का मेन काम जो होता है वो क्या करता है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल के पास। हमारे टी सेल अर्थात टी हेल्पर सेल के पास ले जाकर इसको क्या करता है बच्चों, प्रेजेंटेशन करने का काम करता है, उसको एक्सपोज करने का काम करता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हैज़ टू वेराइटीज़। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के दो भाग होते हैं, एक होता है एमएससी क्लास फर्स्ट और दूसरा होता है एमएससी क्लास सेकंड। आइए बात करते हैं कि एमएससी क्लास फर्स्ट क्या होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीएस। ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले लगभग जितने भी सेल होते हैं सब के ऊपर हमारा यही एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्लास फर्स्ट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है हमारे सभी कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है, केवल और केवल आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी पर नहीं पाया जाता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ किलर टी सेल्स टू बाइंड टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग इन दिस वे। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे ये जो होता है किलर टी सेल के, अर्थात इसका मेन कार्य क्या होता है, किलर टी सेल से बाइंड हो जाता है, किससे, अर्थात किलर टी सेल से बाइंड हो जाता है और एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक बच्चों, ये क्या करता है, हमारे किलर टी सेल अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ बाइंड होता है और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग करने का काम करता है। अगला क्या है, सॉरी, when a match is found, killer T cells destroyed infected cells by the providing cytolysine। जब मैच क्लियर हो जाता है, जब मैच स्पष्ट अर्थात जो मैच करा रहे हैं, जो पहचानवा रहे हैं, रिकग्नाइज अर्थात रिकग्निशन अगर फाइनल हो जाता है तो हमारे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं बच्चों वो इन्फेक्टेड टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग साइटोलाइसिन। अर्थात हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम साइटोलाइसिन कहते हैं या परफोरिन्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है वैसे क्या करता है, जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है वो जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनके अंदर छेद कर देता है, परफोरे अर्थात उसमें साइटोलाइसिन पाया जाता है, परफोरेंस होता है, वो परफोरेट कर देते, छेद कर देते हैं और इसमें बहुत सारा पानी भर जाता है जिसकी वजह से वो बर्स्ट होकर फट के मर जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये टेंडेंसी केवल पाई जाती है हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, जैसे ही रिकॉग्नाइज कर जाएगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हमारे डिस्ट्रक्टेड सेल्स हैं, जो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनके अंदर क्या करेगा, परफोरेशन कर देता है विद द हेल्प ऑफ द साइटोलाइसिन या परफोरिन्स। और जैसे ये छेद हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे पानी भर जाएंगे, वाटर कलेक्शन हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन हो जाता है वाटर, जिसकी वजह से बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं और वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकंड अर्थात मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड किस में पाया जाता है। तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द पॉपुलेशंस ऑफ द सेल्स नोन एज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स केवल और केवल हमारी उन सेल के ऊपर पाया जाता है जो क्या होते हैं, जो हमारे खुफिया विभाग होते हैं, जो हमारे खबरी लाल होते हैं, अर्थात केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ही एमएचसी सेकंड पाया जाता है। हमारे शरीर के जितने भी सेल होते हैं सब के ऊपर एमएचसी फर्स्ट पाया जाता है, लेकिन जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज़ होता है, उनके ऊपर क्या पाया जाता है, एमएचसी सेकंड पाया जाता है, अर्थात मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 का एक एंटीजन पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये करता क्या है, दीज इंक्लूड माइक्रोफेजेस बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल। अर्थात ये किसके ऊपर पाया जाएगा, माइक्रोफेज के ऊपर पाया जाएगा, बी सेल्स के ऊपर पाया जाएगा, डेंड्रिटिक सेल के ऊपर पाया जाएगा। तो ये उनके अर्थात उनको रिकॉग्नाइज कराता है। ठीक ना बच्चों, अर्थात ये एक प्रकार का प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस है, एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन के रूप में होता है और ये केवल और केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में माइक्रोफेज में पाया जाएगा, बी सेल्स में पाया जाएगा और डेंड्रिटिक सेल में पाया जाएगा, जो सूचनाओं को अर्थात हमारे लिम्फोसाइटिक सेल के पास पहुंचाने का काम करते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द टी हेल्पर सेल टू बाइंड टू एंटीजन प्रेजेंटिंग इन दिस वे। मैंने बताया कि सूचनाओं को लेकर कहाँ जाते हैं, टी हेल्पर सेल के पास ले जाते हैं, इसलिए इनका मेन काम होता है कि एंटीजन को प्रेजेंट कराना किसके पास, टी हेल्पर सेल के पास।
तो ये जो हमारे खबरी लाल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोफेजेस, बी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल, उनके अंदर जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का टाइप 2 पाया जाता है और ये अपनी सूचनाओं को हेल्पर टी सेल के पास ले जाकर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये किसके द्वारा बाइंड होते हैं? ये MSC सेकेंड के साथ ये टी हेल्पर सेल के साथ बाइंड करते हैं और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम बात करते हैं बच्चों टी लिम्फोसाइट्स। अब सबके विषय में हम अलग अलग बात करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है। आज आइए बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ थाइमस इज टू प्रोड्यूस मैच्योर टी सेल। मैंने बताया कि टी सेल जो होते हैं, जो टी लिम्फोसाइटिक सेल होते हैं बच्चों, उनका जो फार्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ होता है? अर्थात उनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में देखने को मिलता है। वहाँ एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, सॉरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन्स क्या करता है? इनको मैच्योर करने का काम करता है। तो द फंक्शंस ऑफ थाइमस इज टू प्रोड्यूस्ड मैच्योर बी सेल। थाइमस ग्लैंड का काम होता है मैच्योर टी सेल को प्रोड्यूस करना। ठीक बच्चों, immature thymocytes, that is the thymocytes लीव बोन मैरो एंड माइग्रेट टू थाइमस। जो इमेच्योर अर्थात जो पैदा हुए, जो ओरिजिन हुए, जो सबसे पहले अर्थात छोटे छोटे इमेच्योर अपरिपक्व जो थाइमोसाइट्स हैं, जिसको हम प्रोथाइमोसाइट्स कहते हैं बच्चों, ये बोन मैरो को छोड़ देते हैं और माइग्रेट करके थाइमस में चले जाते हैं। एंथाइमिक एजुकेशन। अब देखिए बच्चों, ये बच्चा क्या करेगा? पैदा हुआ है बोन मैरो में, पल रहा है कहाँ? थाइमस ग्लैंड में। अब जब वहाँ ये पलने लगता है बच्चों, तो वहाँ इसको क्या दिया जाता है? सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। किस प्रकार से लड़ाई करोगे इसका एजुकेशन भी दिया जाता है। तो इन थाइमिक एजुकेशन, थाइमस ग्लैंड में जो इनको एजुकेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? टी सेल्स दैट बेनिफिशियल्स टू द इम्यून सिस्टम्स आर स्प्रेड। अर्थात अब वहाँ क्या होगा? टी सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो क्या करेगा? स्प्रेड करता है, अपनी संख्या वो बढ़ाएगा। Those T cells that might evoke a harmful autoimmune response get eliminated। ऐसे T cells बच्चों जो हमारे शरीर के लिए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करने वाले होंगे, वो क्या होता है? एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है वहाँ हमारे बहुत सारे टी सेल जनरेट होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जो हार्मफुल ऑटो इम्यून रिस्पांस पैदा करने वाले टी सेल्स होते हैं बच्चों, वो वहाँ से एलिमिनेट आउट भी हो जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ जो टी लिम्फोसाइट्स को अर्थात जो सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो सैनिक को तैयार किया जा रहा है बच्चों, उसके लिए जो मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है उसका नाम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अर्थात टी सेल को तैयार करने वाले जो इम्यूनिटी होगी बच्चों, उसका नाम क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक बच्चों, अर्थात टी लिम्फोसाइट्स के लिए जो तैयार हमारा ये इम्यून सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एन एंटीजन, a T lymphocytes divide rapidly to form a clone of T cells which are similar to the structure but perform different function। जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के इन कांटेक्ट में आता है, वैसे हमारा टी लिम्फोसाइट जो होता है बहुत तेजी से डिवाइड करने लगता है, अर्थात वो डिफ्रेंसिएशन करने लगता है और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद बहुत सारे क्लोन टी सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये टी सेल ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम दिखते हैं लेकिन ये डिफरेंट कार्य को अंजाम कर देते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इनका काम डिफरेंट होता है लेकिन ये संरचना में एक जैसे दिखते हैं। ये क्लोन होते हैं किसके? टी सेल्स के। अब कब ये ऐसा काम करते हैं? जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है और तब ये क्या करते हैं? इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है और बहुत सारे टी सेल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा बी लिम्फोसाइट्स भी करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर आता है, वैसे ये भी क्या करते हैं? प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ एक और कोशिका बनाते हैं जिसको हम मेमोरी सेल कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये भी अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और ये एंटीबॉडी हमारे फ्लूइड पार्ट में पाए जाते हैं, सच एज द ब्लड एज वेल एज द लिम्फ। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी का भी संज्ञा देते हैं। आइए अब देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि टी लिम्फोसाइट्स कुल कितने प्रकार के होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टी हेल्पर सेल, या जिसको हम CD4 सेल भी कहते हैं या CD4 प्लस सेल्स भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो टी हेल्पर सेल का दूसरा नाम CD4 है या T4 सेल्स है। ठीक बच्चों,
और अगला हम देखें बच्चों, दूसरा जो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको हम किलर टी सेल भी कहते हैं या CD8 सेल भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है ये CD8 सेल होता है, जबकि हेल्पर टी सेल जो होता है वो CD4 सेल होता है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ जो हमारा सप्रेसर टी सेल होता है ये क्या होता है, ये यहाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है केवल उसी के अंदर क्या पाया जाता है, परफोरेंस पाया जाता है, और जो किसी इन्फेक्टेड सेल के अंदर परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी कलेक्शन हो जाता है और वो मर जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हेल्पर टी सेल, किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल, ये सब किसके भाग होते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट्स के भाग होते हैं। आइए अगर हम बात करें कि सबसे पहले हेल्पर टी सेल की बात कर लेते हैं कि हेल्पर टी सेल का क्या काम होता है। दीज आर मोस्ट अबेंडेंट टी सेल, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं बच्चों, अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। दीज आइडेंटिफाई फॉरेन बॉडीज एंड गेट्स सेंसिटाइज्ड, अर्थात ये फॉरेन बॉडीज़ को क्या करेंगे, अर्थात कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर, कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो इसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, और फिर क्या होते हैं, गेट सेंसिटाइज, और वो सचेत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, सचेत हो जाते हैं। सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस्ड लिम्फोकाइंस, और जब ये टी सेल क्या होते हैं, हमारे एकदम सजग हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हमारे हेल्पर टी सेल को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे जब ये हमारे हेल्पर टी सेल क्या होते हैं, सजग हो जाते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं, तो ये लिम्फोकाइंस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लिम्फोकाइंस बनाते हैं। क्या करते हैं, लिम्फोकाइंस को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये लिम्फोसाइंस का स्टिमुलेट्स किलर टी सेल्स एंड प्रोलिफरेट अदर टी सेल्स, ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे ये जो टी हेल्पर सेल होते हैं, जैसे ही सूचना ग्रहण कर लेते हैं, जैसे उनको पता चल जाता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर आ गया है, वैसे ये तुरंत स्टिमुलेट करेंगे किसको, टी सेल को, अर्थात साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, और क्या करेंगे, उसको संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम अपना क्लोन बनाओ। और साथ ही साथ और किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, और वो कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करिए। अगला क्या है, अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस टू साइट ऑफ द इन्फेक्शन, और मैक्रोफेजेस को भी बुलाएंगे कि आपको भक्षण करना है। तो ये हेल्पर सेल जो होता है बच्चों, हेल्पर टी सेल, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि फॉरेन बॉडीज़ को, अर्थात कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है, एंटीजन होता है, उसको पहचानना, और पहचानने के बाद वो कमांडर के रूप में कमांड करना, ऑर्डर देता है किसको, सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल को कहेगा कि आप क्या करिए, अपना प्रोलिफरेशन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साइटोटॉक्सिक टी सेल का फॉर्मेशन करिए। बी सेल को भी स्टिमुलेट करेगा और ये कहेगा कि आप प्लाज्मा सेल को तैयार करिए और प्लाज्मा सेल ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे। तो एंटीबॉडी पकड़ेगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, शूट करके जितने भी पैथोजन है उनको मार गिराएगा, और साथ ही साथ अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, और कहाँ, साइट ऑफ इन्फेक्शन पर, कहता है कि जितने भी डेड बॉडी हो, जितने भी लाश यहाँ दिखेंगे, सबको भक्षण करना है, खाना है। ये सब किसका काम होता है, हेल्पर टी सेल का काम होता है ये कमांड करने के लिए। आइए किलर टी सेल को पहचाने। किलर टी सेल का क्या काम होता है, दीज डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉयड इनवाइडिंग माइक्रोब्स इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड द कैंसरस सेल, ये डायरेक्ट अटैक करता है। ये जो हमारा टीसी सेल होता है बच्चों, जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, ये डायरेक्ट अटैक करता है और डिस्ट्रॉयड करता है सभी माइक्रोब्स को, हमारे जितने इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स होते हैं उनको, और साथ ही साथ जो हमारा ट्यूमर सेल होता है, कैंसरस सेल होता है, सबको ये क्या करता है, किल कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, मार डालता है। दीज बाइंड्स टू इन्फेक्टेड सेल्स एंड सीक्रेट्स परफोरिन्स साइटोलाइसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, ये बाइंड्स कर जाता है हमारे जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड कर जाता है, और क्या करता है, एक स्पेशल केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है परफोरिन्स या साइटोलाइसिन, और ये क्या करता है, जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके शरीर के अंदर परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है, और उसमें बहुत सारे वाटर भर जाते हैं जिससे वो बर्स्ट करके मर जाते हैं। द परफोरेंस प्रोड्यूसेज अ होल इन इन्फेक्टेड सेल, ये क्या करता है, इन्फेक्टेड सेल में होल बना देता है, छेद कर देता है। ठीक बच्चों, आइए अब सप्रेसर टी सेल की बात करें। सप्रेसर टी सेल क्या करता है, दीज सेल्स सप्रेस इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैकिंग ओन बॉडी सेल्स, यह क्या करता है, हमारे इम्यून सेल्स को, जो हमारे इम्यून सिस्टम बच्चों उसको सप्रेस कर देता है, रोकता है, किससे, प्रिवेंट माने रोकने के लिए, इट माने इसको, फ्रॉम अटैकिंग ओन बॉडी सेल्स, अपने खुद के बॉडी सेल पर अटैक करने से क्या करता है, इसको रोकता है, सप्रेस कर देता है। जो हमारे इम्यून सिस्टम्स होते हैं उनको सप्रेशन करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है, जिससे वो हमारे और कोशिकाओं को न खा डाले, न मार डाले।
अगर आप मेमोरी टी सेल का क्या काम होता है, मेमोरी टी सेल क्या करेगा, दीज सेल्स आर प्रीवियसली सेंसिटाइज एंड रिटेन द सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर। ये क्या करता है, जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो उसको क्या करता है, उसके लिए सचेत हो जाता है, उसका एक फिगर बना के रख लेता है, और वो फ्यूचर में कभी अगर हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके और उसको तुरंत मार सके। तो ये क्या करता है, दे स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रोब्स, वो किसी भी माइक्रोब्स का इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो ये तो था बच्चों किसके लिए, अर्थात वो था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एएमआई। आइए अब एएमआई के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। जो एएमआई होता है, एंटीबॉडी मीडिएटिंग इम्यूनिटी होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जनरेट होता है। बी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज डायरेक्टली बाय एंटीजन एज वेल एज बाय द हेल्पर टी सेल। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होता है बच्चों, वो ये डायरेक्टली किसी एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करके उसको जान जाता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, साथ ही साथ टी हेल्पर सेल भी उसको क्या करता है बच्चों, सचेत करता है। तो जो हमारा बी सेल्स होता है बच्चों, वो दोनों तरफ अर्थात खुद ही खुद, क्योंकि ये एक प्रकार का खुद ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, एंटीजन से डायरेक्ट प्रेजेंट होता है, एंटीजन के साथ डायरेक्ट ही इंटरैक्ट करता है। तो हमारा जैसा कि मैंने बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रोफेज होता है, बी सेल्स होता है, डेंड्रिटिक सेल। तो बी सेल बच्चों हमारा एंटीजन के साथ डायरेक्ट भी इंटरैक्ट करता है, तो इसलिए इसका यहाँ कहा गया है कि बी लिम्फोसाइट्स आर सेंटिसाइड डायरेक्टली बाय एंटीजन, ये डायरेक्टली एंटीजन से मिल जाता है, इंटरैक्ट कर जाता है, एज वेल एज द बाय टी हेल्पर सेल। और यहाँ तक कि टी हेल्पर सेल भी इसको क्या करता है, ये बताता है। तो टी हेल्पर सेल के द्वारा भी ये सूचनाओं को ग्रहण करता है और डायरेक्ट एंटीजन से भी अपनी सूचना को डायरेक्ट ग्रहण कर लेता है। ठीक बच्चों, ऑन सेंसिटाइजेशन बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म द क्लोन ऑफ द बी सेल्स। जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद ये फिर क्या करता है, बहुत रैपिडली डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट करके बहुत सारे बी क्लोन बना लेता है, अर्थात बी सेल्स के बहुत सारे क्लोन बना लेता है, जो स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो क्या कहा है बच्चों, ऑन सेंसिटाइजेशन, जैसे ही किसी फॉरेन इन्वेडर के साथ ही मिलता है, अब बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म अ क्लोन ऑफ बी सेल्स, बहुत तेजी से डिवाइड करता है और बी सेल्स के बहुत सारे क्लोन बना लेता है, विच आर सिमिलर इन फंक्शन, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो संरचना में बिल्कुल समान दिखते हैं लेकिन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं कार्य को, अर्थात डिफरेंट कार्य को अंजाम देते हैं, लेकिन इनका संरचना क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सेम होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बी लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स है जिसको हम इफेक्टर बी सेल कहते हैं और दूसरा होता है मेमोरी सेल होता है। ठीक बच्चों, तो अब प्लाज्मा सेल्स को देख लेते हैं। प्लाज्मा सेल का क्या काम होता है, जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। तो देखिए प्लाज्मा सेल क्या है, दीज प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एज द एंटीबॉडी विच आर पास्ड थ्रू बॉडी फ्लूइड ह्यूमर लाइक ब्लड एंड लिम्फ। ये क्या करता है बच्चों कि एक स्पेशल प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाता है बच्चों, एंटीबॉडी कहलाता है। ये प्लाज्मा सेल का क्या काम होता है, जिसको हम इफेक्टर बी सेल भी कहते हैं। ये प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये एंटीबॉडी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है और विच आर पास्ड थ्रू द बॉडी फ्लूइड, जो कहाँ क्या करता है बच्चों, बॉडी फ्लूइड के द्वारा सच एज द ब्लड और लिम्फ के द्वारा क्या करता है, सर्कुलेट करता है, इसलिए हम इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो बॉडी फ्लूइड का दूसरा नाम ह्यूमर भी होता है। क्या कहते हैं बच्चों, जो बॉडी फ्लूइड होता है इसका नाम ह्यूमर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो हमारे प्लाज्मा सेल के द्वारा जनरेट होता है, बनाया जाता है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में थ्रू ह्यूमर के द्वारा अर्थात ब्लड और लिम्फ के द्वारा क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर द पार्टिकुलर एंटीजन, अर्थात प्रत्येक एंटीजन एक पार्टिकुलर प्रत्येक एंटीबॉडी एक पार्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, अर्थात प्रत्येक एंटीजन के लिए एक अलग अलग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर द पार्टिकुलर एंटीजन, प्रत्येक एंटीबॉडी जो होता है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू अ सेल मेम्ब्रेन और दे मे रिमेन्स फ्री, अर्थात जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा बाइंड भी हो सकता है और दे मे रिमेन्स फ्री, या तो ये फ्री भी रह सकते हैं। मेमोरी बी सेल्स का क्या काम होता है, ये तो प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी का बनाना, लेकिन मेमोरी बी सेल क्या काम करता है, दीज सेल्स आर प्रोविजनली सेंसिटाइज एंड रिटेन्स देयर सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से
टी मेमोरी सेल का काम था, ठीक उसी प्रकार से बी मेमोरी सेल का काम है कि ये क्या करते हैं, किसी फॉरेन इन्वेडर को, किसी भी माइक्रोब्स को क्या करते हैं, वो पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसके एक फिगर को अपने पास बना के रख लेते हैं और वो फ्यूचर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए उसको क्या करते हैं, तैयार करके रखते हैं, जिससे जब कभी वो हमारे शरीर में फिर से एंट्री करना चाहे तो हम उसके लिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस तैयार कर सकें। तो दे स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रोब्स, ये भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके अपने पास रखते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों था इट इज़ ऑल अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबॉडी इम्यूनिटी क्या होता है, इनके विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें और हम आपके प्रत्येक समस्या का निवारण जरूर करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।